बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर में है, यानी देख रहे हैं कि p का मतलब होता है z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार, और q का इसी तरीके से q का मतलब है कि z का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में एक बार। यहाँ पर z डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यहाँ पर अगर सिर्फ पी क्यू होता तो हम इसको लैग्रेंजीज फार्म में कन्वर्ट करते हुए लैग्रेंजीज मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पी इंटू क्यू और दे रखा है। ये टर्म देने की वजह से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चार पिट मेथड का यूज़ करेंगे। तो चार पिट मेथड का यूज़ करने के लिए पहले हमें फंक्शन बनाना होता है। तो जो गिवन इक्वेशन है उससे ही हम फंक्शन बनाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर the given equation is, और इसको हम फंक्शन में ले लेते हैं, यानी फंक्शन f के इक्विवेलेंट इसको मान लेते हैं। तो ये वैल्यू जो होगी यानी 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और फिर हम इसके लिए चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन को लिखेंगे, जो कि जनरल फार्म में लिखेंगे। फिर f की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसमें सब लिख दिया जाएगा। तो जनरल मेथड यहाँ पर आ गया। चार पिट्स एक्सिलरी इक्वेशंस आर, तो ये होती है dp अपान डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी, ये फार्मूला आपको याद करना होगा, डेल एफ ओवर डेल जेड। और आसान भी है याद करने के लिए, जैसा डी के लिए है वैसे ही डी के लिए है। ये डेल एफ ओवर, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ पी था तो यहाँ पर क्यू हो गया, और डेल एफ ओवर डेल जेड वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू फिर आ जाएगा यहाँ पर डी जेड अपान माइनस पी डेल एफ ओवर डेल पी। अब की यहाँ पर एक्स वाई ना हो के पी है, पी यहाँ पर भी है, और माइनस पी था माइनस क्यू भी होगा, और डेल एफ ओवर डेल क्यू। फिर यहाँ पर आएगा डी एक्स अपान माइनस डेल एफ ओवर डेल पी, और इज इक्वल टू डी बाई अपान माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू। तो जिसकी ज़रूरत होगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। सभी का यूज़ नहीं होता है, और अगर कभी सभी का यूज़ हो भी जाए तो फिर हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कुल मिला के। तो dp न्यूमरेटर में है, यहाँ पर f का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। आपको मालूम ही है कि जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के लिए y कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट की तरह यानी ट्रीट होगा। तो हम इस फंक्शन f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के लिए यहाँ पर हमें देखिए 2 और इसमें फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करना होगा। यहाँ पर देखिए f जो है वो फंक्शन है x बाई z का, यहाँ पर ये होगा। वैसे तो हम अपना इक्वेशन में देखें तो वो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल z है और x बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन फंक्शन f जब लिया जाता है तो फिर f फंक्शन के में x बाई z सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाते हैं, यानी सभी फंक्शन f जो है इन पर डिपेंड करता है। और x के लिए ना सिर्फ y बल्कि z भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ होगा। तो इसलिए 2z जो होगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे कांस्टेंट के तौर पर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है तो उसमें भी p को हम बाहर ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिख देंगे। फिर नेक्स्ट टर्म है माइनस का 2q एक्स वाई, तो उसमें 2q y को कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लेंगे, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा। जिसमें x नहीं आ रहा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का 0 मल्टीपल में कांस्टेंट हो गया तो वो बाहर हो जाएंगे। तो ये हमने इस टर्म की वैल्यू को लिख दिया है।
अब इस ब्रैकेट को क्लोज करें और फिर नेक्स्ट टर्म को लिख रहे हैं p इंटू, अब f का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यानी z ही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। क्योंकि इन टर्म में z नहीं आ रहा तो इनका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में पार्शियली 0 होगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x कांस्टेंट होगा, बाहर ले लेंगे कांस्टेंट को, और फिर x z का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बन गया। तो सिर्फ इस टर्म की वैल्यू आ गई। इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर डी क्यू अपान में ये सारी वैल्यू लेके आएंगे। जेड एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें वाई नहीं आ रहा 0 हो जाएगा, इसमें वाई नहीं आ रहा 0 हो जाएगा, इसमें नहीं आ रहा 0, सिर्फ ये टर्म ही बचेगा जो कि इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई के लिए -2qx कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, -2qx को हमने बाहर ले लिया और जेड वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ये तो हमने इस टर्म की वैल्यू लिख दी है। प्लस का साइन है, उसके बाद क्यू है, यानी प्लस का क्यू, और फिर इस एफ़ का जेड के रिस्पेक्ट में। ये तो हम डिफरेंशिएशन अभी हम करके आ रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा था, जो कि 2x इंटू 1 हो जाएगा ये डी क्यू की वैल्यू। अब हम इस टर्म की बात करेंगे, यानी डी जेड न्यूमरेटर में आ जाएगा और अपान में -p पहले लिख लें, उसके बाद इस f का p के रिस्पेक्ट में, जो जहाँ पर p होगा वही वेरिएबल टर्म होगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं p के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो इस टर्म का 0 हो जाएगा, इस टर्म का 0 हो जाएगा, बस ये टर्म और ये टर्म। और यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे p के रिस्पेक्ट में, तो -x² कांस्टेंट होगा, जो आप यहाँ पर बाहर लिख लीजिए। उसके बाद p का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो p के लिए q कांस्टेंट होगा और q प्लस q कांस्टेंट और p का तो 1 हो गया। ये वैल्यू हमने सिर्फ लिखी है इस टर्म की। अब इसके बाद हम माइनस का q लिखने के बाद लिखेंगे, -q लिखने के बाद डेल एफ ओवर क्यू निकालेंगे, यानी जिसमें q आ रहा है, यानी ये लास्ट के दो टर्म यही बचेंगे, बाकी इनका डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि q इन टर्म नहीं आ रहा। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये सारे ये हैं x y z p q कांस्टेंट की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यूज़ होंगे, और फंक्शन f जो है डिपेंडेंट होगा। तो ये सब वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट। तो q के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करने जा रहे हैं हम, तो हमें -2xy कांस्टेंट मिला, बाहर ले लिया, और बाकी q का तो 1 हो ही जाएगा, उसे लिखना ज़रूरी नहीं 1 को। फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने गए तो p कांस्टेंट मिला, p को लिख दिया, और p लिख दिया और q का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया। ये p है हमारा, q का डिफरेंशिएशन 1 हो गया q के रिस्पेक्ट में। तो डी जेड के अपान में जो दोनों टर्म थे, लास्ट वाला टर्म अभी लिखा, बाकी पहले हो चुका था, ये कंप्लीट। अब इसको हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, तो dx अपान में, फिर अब ये हम फाइंड भी कर चुके हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू को आप चाहें तो यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले माइनस अप्लाई कर लें, कि माइनस लगा हुआ था यहाँ पर, -del(f/del)q, और ये वैल्यू है ब्रैकेट में जो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें वैल्यू मिलेगी -x² प्लस q। और इसी तरीके से हमारा लास्ट जो टर्म है dy अपान में, ये वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके थे। देखिए कहाँ होना चाहिए, ये वैल्यू है डी जेड के नीचे, ये है वैल्यू, तो इस वाले में, तो इस वैल्यू को लिख लेंगे। उससे पहले माइनस अप्लाई कर लेंगे, -2x प्लस p, यानी हम f को q के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करके लिख देते हैं, ठीक से कायदे से लिख देते हैं, जैसे 2 × 1 2 होता है, उसको इस तरीके से लिख देंगे। और जो कुछ भी लाइक टर्म होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया 2z, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 2z, और फिर उसके बाद में 2 हो जाएगा, px हो जाएगा, फिर माइनस का 2qy, और फिर लास्ट में ये 2px हो गया, ये प्लस का। और ये दोनों टर्म देख रहे हैं कैंसिल भी हो रहे हैं, प्लस माइनस, तो कैंसिल भी कर दीजिए। तो dq अपान में जो बचेगा, ये वाला टर्म देखिए, माइनस का 2q है, -2q, और बाद में x भी लिखा हुआ है, और ये भी 2qx प्लस का 2qx है। ये भी टर्म देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, और सिंपल होती जा रही प्रॉब्लम अपनी। और फिर उसके बाद में हम इन दोनों टर्म के बाद में ये तीसरा टर्म ये आ रहा है, यहाँ पर डी जेड के अपान में लिखेंगे जो भी है। तो डी जेड के अपान में
लिखेंगे तो डी जेड के बाद में ये ब्रैकेट हमें ओपन करना होगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस पी का जब इस टर्म में इंटू करेंगे तो माइनस का हमें मिलेगा पी क्यूब मिल जाएगा। माइनस का पी क्यूब हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस ब्रैकेट को भी ओपन करना होगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये, और प्लस का लिखने के बाद में हम लिखेंगे 2qxy, यानी माइनस माइनस प्लस 2qxy। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर ये हो जाएगा पी क्यू। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करने पर ये इसमें जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का पी क्यू मिल गया। अब राइट हैंड साइड इस वाले टर्म में आ जाइए, यानी डी एक्स के अपान में हमें लिखना होगा। तो बस इसमें तो बस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा क्यू। ऐसे इस वाले टर्म में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये टर्म तो प्लस का हो जाएगा 2xy और ये माइनस का हो जाएगा p। अब और जो सिंपलीफाई हो सकता है वो करके लिख देते हैं, जैसे कि ये 2 टाइम्स मिल रहे हैं माइनस का पी क्यू, वो कर लेंगे। बाकी कैंसिल होने के बाद जो बच रहा है वो लिख देते हैं, अगले स्टेप में लिख देते हैं। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है पीछे आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पर अगले पेज पर इसको लिखते हैं। तो डी पी अपान में मिला है हमारे पास यहाँ पर डी पी अपान 2z है और माइनस का 2qy, फिर है डी क्यू अपान में 0 हो गया क्योंकि कुछ नहीं बचा था ये तो, और फिर डी जेड के अपान में लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, वो लिख देंगे। पीछे आप देख लीजिएगा, माइनस का हो जाएंगे 2 टाइम्स पी क्यू, 1 टाइम्स 2 टाइम्स हो गए, और प्लस का 2qxy, और फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस क्यू। नोट करना है सिर्फ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, और डी वाई अपान में 2xy और माइनस का p। तो अब ये जो यहाँ पर है इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल दें, और फिर हम यहाँ पर जो सिंपल मिल रहा है हमें वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वैल्यू 0 के बराबर है, यानी ये आपस में दोनों के इक्वल रखा तो 0 के जब इसमें इंटू करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, यानी डी क्यू की वैल्यू 0 हो गई। हम कह सकते हैं ये जो सेकेंड फ्रैक्शन है उससे हमको मिल रहा है, या हम फर्स्ट सेकेंड कह के भी लिख सकते हैं। द सेकेंड फ्रैक्शन हमको देता है गिव्स डी क्यू की वैल्यू 0, या इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू मिलेगा, और कॉन्स्ट 0 की इंटीग्रेशन यहाँ पर मान लेते हैं a है, और ये जो है वो एक कांस्टेंट है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में, यानी जो हमारी q की वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी जो गिवन था हमें वहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो गिवन थी वो देख लीजिए क्या है, 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म था। अब आ रहा है ये 2q, क्यू की जगह आपको a लिखना है, q फिर xy और प्लस फिर यहाँ पर पी क्यू है तो क्यू की जगह a रखेंगे, फिर p लिखा रहने दें, और राइट हैंड साइड में 0। यहाँ से हम p की वैल्यू को सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे। p ये 2 टर्म यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, इन दोनों टर्म को तो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें, प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में, पी एक्स स्क्वायर, और इन टर्म को ट्रांसपोज करेंगे तो इसको प्लस वाले प्लस बन जाएगा, इसको हम पहले लिख देते हैं, ये बाद में हम लिख दें, माइनस का हो जाएगा एक्स जेड। इन दोनों में से p को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2x कॉमन दिख रहा है, 2x को बाहर लेने पर मिलेगा a बाई माइनस का z। तो इससे हम p की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 2x a बाई माइनस z अपान a माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमें p और q की वैल्यू मिल जाती है तो फिर हम इस रिलेशन का यूज़ करते हैं कि डी जेड इज इक्वल टू होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यहाँ पर p की वैल्यू और q की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा डी जेड इज इक्वल टू, पी की वैल्यू ये है 2x a बाई माइनस जेड अपान a माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हमने dx लिखना है, और प्लस का q की वैल्यू a है इंटू डी वाई।
अब हम कोशिश करेंगे इस तरीके से इसको बनाएं कि आसानी से ये सॉल्व हो जाए, यानी एग्जैक्ट बनता हुआ और इसको हम सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए हम इस टर्म को लेफ़्ट में अगर ले जाते हैं, देखिए क्या होता है, डी जेड माइनस ए डी वाई, तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर देखिए अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डी जेड मिल जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए डी वाई मिल जाएगा, लेकिन ऑर्डर थोड़ा अलग है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब बाहर यहाँ से हम आउट कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख दें, इसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा माइनस का ए बाई और ए माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब इस टर्म को इसके हम नीचे ले आते हैं, यानी इस डिनोमिनेटर बना देते हैं, तो ये वैल्यू हो गई डी जेड माइनस ए डी वाई होल अपान में आ गया ये जेड माइनस ए वाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो एग्जैक्ट हो गया, इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग कर सकेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ बचा है हमारे पास 2x dx, जो माइनस है उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, यानी इस माइनस का इस ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ए यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। ये भी देखिए एग्जैक्ट बन गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन, यानी अब हम इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं, तो इसको चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये z माइनस ए वाई है, जो हमारा डिनोमिनेटर में लिखा है z माइनस ए वाई, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे ये आ जाएगा। इसे आप लिख सकते, चलिए ऐसे लिखा रहने देंगे, 2x dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए है, और ऑन इंटीग्रेशन इसका करें या इसका करें, बात एक ही है। ये अगर इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, यानी 1/t का तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है log t होता है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं इस तरीके से, 1/x का इंटीग्रेशन log t होता है, जिसका log हो जाएगा z माइनस का ए वाई। और इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे x को t मानते हैं, जैसे लिखा भी देते हैं हम यहाँ पर, आपको डायरेक्ट करना है। अगर इसको t मान लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x मिल जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है आपकी बन गई, ऊपर dt बन गई और नीचे अपान में t मानी, और उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, और t हमने माना था इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए को, तो ये इसका इंटीग्रेशन जो है वो आ गया, जो आपको लेफ़्ट हैंड साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से इसी प्रोसीजर का यूज़ करना है, वो हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log की फार्म में ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों log आ रहे हैं। आप फिर क्या करेंगे, एक बार log लिखेंगे तो ये जो प्लस हो रहे हैं वो आपस में आप मल्टीप्लाई में जाएंगे, ये वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए और इंटू बी को चाहे पहले लिख लें ये वैल्यू, और दोनों साइड के लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने से दोनों साइड का लॉग हट जाएगा, हमें मिलेगा z माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी है, बी को आप चाहे पहले भी लिख दें। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि z की वैल्यू हमको मिल गई है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, यानी ए वाई को राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ कंप्लीट इंटीग्रल। ये जो सॉल्यूशन अभी हमें मिला है इसको लिख देंगे, दिस इज़ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जहाँ पर ए और बी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ये तो कंप्लीट आ गया, यानी कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। अब इसके बाद आपको जो सेकंड रिजल्ट निकालना होता है वो सिंगुलर सॉल्यूशन का फाइंड करना होता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन भी अब उसके बाद हम लोग फाइंड कर देते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हमें अभी इक्वेशन मिला है इसको हम इक्वेशन होकर कोई नहीं डाली है, इक्वेशन 2 डाल चुके थे, ऐसे इक्वेशन 3 डाल देते हैं। तो इसको हमें ए और बी आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट हैं इनके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू, पहले हम ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे पार्शियली।
तो z का डिफ्रेंसिएशन जो कि a के लिए कांस्टेंट होगा पार्शियल में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे y कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, a का तो 1 हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पर हम a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर b कांस्टेंट है तो ऐसे लिख देंगे। जब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है इसलिए, और यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस टर्म का तो ये 0 हो जाएगा और a का a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन माइनस यानी 1 हो जाएगा, माइनस तो पहले से लगा हुआ है। और फिर इसे सॉल्व करेंगे यानी 0 इज इक्वल टू वाई और माइनस b, या हम कह सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा b को उधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ये एक रिज़ल्ट हमको ये मिल चुका है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 जो लास्ट में आई थी उसको कर दें डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, और इसको भी हमें करना है पार्शियली करना है। ये हम सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए बात करें, कंप्लीट इंटीग्रल तो हमारा आ चुका है। तो हम z का जब करेंगे a b के रिस्पेक्ट में तो ये दोनों टर्म का तो 0 हो जाएगा, तो क्योंकि इनके लिए तो कांस्टेंट है। तो b का ये अब ये कांस्टेंट इनटू में है जब, तो इसको बाहर ले लीजिए और b का b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। इस तरीके से हमें 0 बराबर ये 0 इसमें ऐड करके और 1 का इनटू आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस a मिलेगा, और इससे हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है a के बराबर मिली, यानी a की वैल्यू मिल गई है एक्स स्क्वायर के बराबर। ये जो हमें a और b की वैल्यू मिली है इनका हम इक्वेशन नंबर 3 में जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें सिंगुलर सॉल्यूशन सिंगुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। तो पुटिंग these values of a and b in equation 3 तो हमें मिलेगा रिक्वायर्ड सिंगुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या इक्वेशन नंबर 3 का देख लीजिए, z इज इक्वल टू a की जगह पर एक्स स्क्वायर रखना है और b की जगह पर रखना है जो वैल्यू आई थी अभी, b की जगह पर y रखना है, b की वैल्यू y रखना है और a की जगह पर एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 3 में हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस a की जगह पर क्या रखना है, एक्स स्क्वायर रखना है, क्योंकि ये वैल्यू तो कैंसिल होकर 0 हो गई, एक्स स्क्वायर इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस होगा 0, 0 में y का इंटू करेंगे 0 आ जाएगा, तो z की वैल्यू एक्स स्क्वायर y आ गई। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो मिली है वो आपको मालूम ही है क्या है, विच इज़ द रिक्वायर्ड सिंगुलर इंटीग्रल। तो अपनी इस प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।